हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप 2 मिनट तक सांस लेना बंद कर दें या कुछ दिनों तक खाना ना खाएं या आपका बॉडी सर्कुलेशन रुक जाए तो क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन रुक जाएगा, यानी हमारा जो लाइफ है वो एंड हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि कौन सा लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें हर सेकेंड जिंदा रखते हैं। आज हम इन्हीं इनविजिबल हीरो को समझने वाले हैं, द प्रोसेसेस दैट कीप्स अस अलाइव। तो हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ब्राइट होराइजंस एडू। आप देख रहे हैं हमारी न्यू एनसीईआरटी सीरीज ऑफ साइंस, जहां हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। टुडेज चैप्टर क्लास 10 साइंस, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नेम है हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम डिटेल से समझेंगे न्यूट्रिशन, बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन से एनर्जी कैसे बनती है, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को कैसे सप्लाई करती है, एंड एक्सक्रीशन, बॉडी वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर निकालती है। सो अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, नोटबुक और पेन अपने पास रखिए और रेडी हो जाइए ये जानने और समझने को जो बताएगी कि हमारा बॉडी हर सेकंड कैसे जिंदा रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द साइंस ऑफ लाइफ। हाउ डू वी टेल द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो जीवित है या फिर अजीवित है, यानी लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कैसे उनको देख के हम ये बता सकते हैं कि जो है वो जीवित है या फिर नहीं है। इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन shouting loudly on the street, we know that these are living beings. It means कि जो डॉग है वो रन कर रहा है ना, जो काऊ है वो च्यूइंग कर रही है, या फिर कोई मैन या कोई आदमी स्ट्रीट पे बहुत ही लाउडली साउट कर रहा है, यानी चिल्ला रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है यही लिविंग बींग्स है। What if dog or the cow or the man were asleep? क्या होगा अगर ये जो कुत्ते हैं, गाय है या फिर आदमी है, ये स्लीप मोड में होंगे। वी शुड स्टिल थिंक दैट दे वेयर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। तो क्या ये हम को सोचना चाहिए कि ये कैसे जीवित है, या फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो जीवित है या फिर नहीं है। वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो जब वो सो रहे होंगे तो उनका जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को देख के जब वो सांस ले रहे हैं तो उनको देख के हम बता सकते हैं कि वो क्या है, अलाइव है। व्हाट अबाउट प्लांट्स। तो जो ये प्लांट्स है उनके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि इज इट अलाइव और नॉट। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ us will say, but what about plants that have leaves of color other than green। तो अगर प्लांट्स ग्रीन है तो हम कह सकते हैं, लेकिन फिर क्या कि अगर कोई लीव्स है उनके कलर्स है दूसरे प्लांट्स के लीफ के कलर से अलग होता है ना। तो बेसिकली अगर कोई ग्रीन प्लांट है तो उसका जो लीफ है वो हमको ग्रीन दिखाई देगा, लेकिन सभी तो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि वो जीवित है या नहीं है। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। तो ये जो है एक समय तक ग्रो करते हैं, है ना, समय के साथ ग्रो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अलाइव है। सम विल से इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। इट मीन्स कि हम किसी भी लिविंग थिंग्स को जब हम देख रहे हैं तो उनके बॉडी के अंदर अगर कोई मूवमेंट है, ग्रोथ है, या सम काइंड्स ऑफ एक्टिविटी के थ्रू जब वो अपने मूवमेंट्स को दिखाते हैं, तो ये हमारे लिए एक एविडेंस हो जाता है कि हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग क्या है, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी क्या है,
अलाइव है ना, यानी जो थिंग्स है ये अलाइव है। बट अ प्लांट दैट नॉट विजिबल ग्रोइंग सो स्टिल अलाइव, लेकिन प्लांट जो है उनका ग्रोथ नहीं दिखता है तो वो कैसे जीवित है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जिनका ब्रीदिंग जो है वो विजिबल नहीं होता है ना, या उनका मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, यानी सिर्फ मूवमेंट के बेस पे ये बता देना कि कोई भी जीवित है या नहीं है ये काफी नहीं है। Movements over very small scale will be invisible to the naked eye. Movements of molecules, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? कि अगर हम कहें कि जो मूवमेंट्स है बहुत छोटे स्केल पे अगर हम देखते हैं तो वो हमारे लिए इनविजिबल हो जाता है, यानी हमारे नंगी आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं, जैसे मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जो इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट है क्या ये लाइफ के लिए नेसेसरी है? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। अगर हम इस क्वेश्चन को किसी भी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछे तो वो कहेंगे कि हाँ। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट, जबकि जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर किसी भी तरीके का मोलिकुलर मूवमेंट नहीं देखा जाता है अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, तब तक जब तक वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे। And that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not। जहाँ पे तो क्या है कि ये partially controversy है उनके बारे में कि क्या truly alive होते भी है या नहीं भी होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो वायरसेस है जब तक किसी सेल के कांटेक्ट में नहीं आएंगे या फिर उनको इन्फेक्ट नहीं करेंगे तब तक उनका मूवमेंट नहीं दिखता है। Why are molecular movement needed for life? तो आखिर ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये जीवन के लिए क्यों जरूरी है, लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड है। दे कैन हैव टिश्यू, टिश्यू हैव सेल, सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। तो ये जो टिश्यूज है ना, इनके पास कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स है उनके स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और भी कई सारी चीजें होती है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट द ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो एनवायरनमेंट्स के इफेक्ट्स के कारण ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर का, ये जो है धीरे धीरे समय के साथ क्या है ये टूटते आया है। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये ऑर्डर ब्रेक डाउन होता है तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। इट मीन्स कि जो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है ये सभी कंटिन्यूसली रिपेयर करते रहते हैं और मेंटेन करते रहते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को, और जो कि बने होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, और इनके अंदर जो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये हमेशा चलते रहना चाहिए। व्हाट आर मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लेट अस एक्सप्लोर। तो जो मेंटेनेंस प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो जो लाइफ प्रोसेसेस है ये क्या है, जिसको हम जैव क्रिया कहते हैं, ये आखिर है क्या? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process. It means कि जो ये जो हम मेंटेनेंस फंक्शन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये लगातार क्या है निरंतर चलते रहता है, और बिना मतलब जैसे कि कह रहे कि हम मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं है ना, हमारे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है तो उसके थ्रू तो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि कोई काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि अगर हम बैठे हुए हैं क्लास में या फिर हम सोए हुए हैं तो ये जो मेंटेनेंस जॉब है
ये लगातार चलते रहता है और यही प्रोसेस जो है एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं मेंटेनेंस को, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. तो ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है इसके थ्रू ये क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है डैमेजेस को, है ना, ब्रेक डाउन करता है एनर्जी को जो कि हमारे लिए जरूरी होता है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, और ये जो एनर्जी है शरीर के बाहर से आता है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसे हम क्या कर सके, जो एनर्जी, जिस सोर्स ऑफ एनर्जी से हम एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं उसको ट्रांसफर कर सके फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, विच वी कॉल फूड, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, टू द इनसाइड अ प्रोसेस कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जो कि कॉमनली किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इट मीन्स कि पोषण। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। मान लीजिए कि अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी साइज इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो एडिशनल रॉ मटेरियल का जरूरत होता है जो उसको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, यानी जब से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है तब से ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज। और इसमें से अधिकतर जो सोर्स है फूड का वो क्या है, कार्बन बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज। यानी जितने भी कार्बन सोर्सेज से जो हमको फूड मटेरियल मिल रहा है ये बेसिकली एक कार्बन बेस्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसका कंजम्पशन हम लोग करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो जो आउटसाइड सोर्स है एनर्जी का ये बहुत डिफरेंट होता है, सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जबकि जो एनवायरनमेंट है ये किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल से बाहर होता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको क्या है कि शरीर के अंदर इसको ब्रेक डाउन करना होगा या फिर शरीर के बाहर बनाना होगा, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि ये जो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या चाहिए कि जो हमारे बॉडी में वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए क्या है, जरूरी है, ताकि जो लिविंग स्ट्रक्चर है ये अपने आप को मेंटेन कर सके। तो जो फूड सोर्स हम बाहर से मिल रहा है या तो हम उसको बाहर बना सकते हैं या बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर कोई फूड मटेरियल अगर हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है तो उसको बॉडी के अंदर हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के थ्रू हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। और इन्हीं तरीके के मॉलिक्यूल्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को जो है ग्रोथ की जरूरत होती है और उससे हम हेल्प लेते हैं। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी आर नेसेसरी। और इसी कारण क्या है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं ये बहुत ही जरूरी होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होते हैं, रिड्यूसिंग रिएक्शंस, जिससे क्या है कि हम केमिकल जो प्रोडक्ट्स है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन को अपने शरीर के बाहर से सोर्स करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and use it in the process of breakdown of food
sources for cellular needs is what we call respiration. It means कि जो ऑर्गेनिजम्स है ये बाहरी सोर्स है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ये सिर्फ इसलिए एक्वायर करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी ताकि जो प्रोसेस है जिससे हम फूड्स को ब्रेक डाउन कर सके फॉर द सेलुलर नीड्स, यानी हमारे बॉडी के जितने भी सेल है उनके नीड्स के लिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन मीन्स कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे ताकि जो हमारे सेल्स है जिनको क्या चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करना है ताकि वो फंक्शन कर सके, बॉडी को रिपेयर कर सके और मेंटेन कर सके। ये जो प्रोसेस कहलाता है एक्वायरिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड बेसिकली इज नोन एज रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. तो अगर मान लीजिए कि कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं बना होता है जिससे वो फूड को कंज्यूम कर सके या फिर गैस को एक्सचेंज कर सके या फिर अपने वेस्ट को रिमूव कर सके। मे बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विथ द एनवायरमेंट, जिसके कारण जो है क्योंकि इनका जो शरीर है ये इनका पूरा शरीर है ना, यानी जो इंटायर सरफेस होता है उस ऑर्गेनिज्म का वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो लेकिन क्या हो अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी साइज क्या है वो बढ़ने लगे, है ना, या इंक्रीज करे और जो बॉडी डिजाइन है वो क्या हो जाए, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए, है ना, मतलब बहुत ज्यादा जटिल हो जाए। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है अपने सराउंडिंग्स के साथ, है ना। तो इनके सारे सेल सराउंडिंग्स के या फिर जो इन्वायरमेंट है उनके आसपास का उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल, यानी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, यानी सेल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. तो हमने प्रीवियसली के चैप्टर्स में या क्लासेस में हमने देखा है कि जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके वेरियस बॉडी पार्ट्स है ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इन द फंक्शंस दे परफॉर्म, वैसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड होता है जिससे ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organisms. तो हम इससे परिचित है, इसे आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो हमने क्लास 9 में टिश्यू को पढ़ा था, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और बॉडी के अंदर जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of a specialized tissue. तो इसीलिए क्या है कि यह सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए कि जो भोजन हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं तो इसके कारण ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है ये टिश्यू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organisms, और जो फूड है और जो ऑक्सीजन है इसका जो सप्लाई होता है ये ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक ही जगह पे होता है ना। while all parts of the body need them, लेकिन इसका जरूरत शरीर के हर एक भाग को होता है। This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. तो इसीलिए हमारे बॉडी को क्या है, एक ट्रांसपोर्टिव सिस्टम का जरूरत पड़ता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पोषक तत्व जो हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। लेकिन जो हम कंजम्पशन करते हैं ऑक्सीजन का, फूड्स का, वो सिर्फ हम एक पर्टिकुलर पार्ट में ही करते हैं, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्गन ही करता है, लेकिन उसका सप्लाई
पूरे बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि हमारा जो बॉडी है ना, ये क्या है, अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, यानी हमारे शरीर के अंदर ये जो सेल है ये सोल्जर्स है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं ये अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, है ना। जैसे हम आर्मी की बात करें तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है ना। तो सबका क्या है कि एरिया के हिसाब से इनका काम बटा होता है, ठीक। लेकिन क्या ये सारे सैनिक जो है, जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्या इनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है ना। सबको होता है। तो ऐसे ही जो सेल है ये हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं, जो हमारे बॉडी को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो एट द एंड इनको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी इनको नहीं मिलेगा तो ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक। फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, जिसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को एक जगह से शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create a byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. तो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ना, कार्बन सोर्स का यूज करके एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, और ऑक्सीजन से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट, और ये क्या करते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट्स को भी क्रिएट करते हैं, जो कि क्या है, नॉट ओनली यूजलेस होता है फॉर द सेल ऑफ द बॉडी, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और ऐसे वेस्ट जो कि बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का जरूरत होता है, ठीक। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर द बॉडी, सॉरी, अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. तो ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी है, ठीक है, उनके अंदर स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जो एक्सक्रिएशन को डेवलप करने के लिए फंक्शन करते हैं, विच मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल टू द एक्सेक्रेटरी टिश्यूज, है ना। तो जो हमारा एक्सक्रेटरी टिश्यूज है ये क्या करेंगे, मतलब जो वेस्ट है उसको हम सेल से लेकर हम अपने एक्सक्रेटरी टिश्यूज तक क्या करें, उन सारे वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके लाएं ताकि हम उसको बॉडी से रिमूव कर सके, ठीक। लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो चलिए इन सारे वेरियस प्रोसेसेस को हम देखते हैं जो कि एसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमारा है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पोषण, है ना। यानी किसी भी जो जीव है, जो ऑर्गेनिजम्स है, उनका पोषण किस प्रकार से होगा, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy even when we are not doing any apparent activity. Energy is needed to maintain a state of order in our body. तो मान लीजिए कि अगर हम कोई साइकिल चला रहे हैं या फिर कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर को क्या है, एनर्जी का जरूरत होता है, ताकि जो है वो हमारे शरीर को मेंटेन कर सके, सिर्फ इसलिए ताकि जो है हमारा शरीर क्या रहे, जीवित रहे। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। तो हमको बहुत सारे मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है जो कि हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, जिससे हम क्या कर सके, ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, सिंथेसाइज कर सके प्रोटीन को एंड अदर सब्सटेंसेस जो कि शरीर के लिए जरूरी होता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज फूड, इज द फूड वी ईट। और ये सारे जो मटेरियल्स है, इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो फूड है ना। यानी फूड के रूप में हम बहुत सारे मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं जो कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। चलिए अब हम देखते हैं
ये जो लिविंग थिंग्स है ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, यानी ये अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी का और मटेरियल्स का वो कॉमन है ना, सभी ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन जो उनका जो फुलफिलमेंट का तरीका है वो अलग अलग है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंपल फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं, किससे, इनऑर्गेनिक सोर्स से, in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, जिसमें हम ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया को रखते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है दूसरी तरफ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, देयरफॉर simpler one before they can be used for the upkeep and growth of the body। तो जहां पे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है इनको ब्रोक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर वन में, ताकि जो है, क्योंकि उससे पहले हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, तो हमारे शरीर के लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है जहाँ पे हम इसको सिंपलर फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। और बाहर से आउटसाइड जो फूड मिल रहा है वो होता है कॉम्प्लेक्स। तो हम इसको डाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं ताकि बॉडी हमारा क्या है, इसको यूटिलाइज कर सके। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, बायो कैटलिस्ट को यूज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. It means कि जो heterotrophs है इनका सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होता है। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हम किसको इंक्लूड करेंगे, तो एनिमल्स और फंजाई को। ठीक है, चलिए। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis। तो कार्बन और एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स में ये फुलफिल होता है किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जो ऑटोट्रोप्स है ये आउटसाइड से रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस मटेरियल is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll। तो ये जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल हमने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको प्लांट यूटिलाइज करती है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कंप्लीट होता है ये प्रोसेस। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये इमीडिएटली हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, जिसको प्लांट्स क्या करती है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व है जहां पे ये स्टार्च को रिजर्व करके रखता है ताकि जब भी प्लांट्स को जरूरत पड़े इसका यूटिलाइज कर सके। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इन सीन इन अस। और इसी तरीके की परिस्थिति जो है हम अपने में भी देखते हैं, है ना। सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसी तरीके का जो है सेम सिचुएशन हम अपने बॉडी में देखते हैं, जहाँ पे जो हम एनर्जी डिराइव करते हैं फूड से, जो कि स्टोर्ड होता है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो बेसिकली जो हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि ग्लूकोज होता है, तो शरीर जो है हमारा, जो बॉडी है हेटरोट्रॉप्स का, वो इसको डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में ना स्टोर करके इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करती है। ठीक है, आगे के सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका कन्वर्जन होता है। चलिए,
तो ये आपका केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पे किस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये CO2 हमारा रॉ मटेरियल जो हमारे सराउंडिंग से मिलता है, H2O, ठीक है, ये भी हमारे सराउंडिंग से मिलता है, जहाँ पे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और इसके साथ वो ऑक्सीजन को और वाटर को रिलीज करता है। Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following events occurred during this process. तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस जो है ये कैसे होता है और कैसे इवेंट्स है जो कि ऑक्योर होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उसको हम लोग ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, ये होता है क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, जिसके कारण क्या है, लाइट एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, यानी एक छोटा सा भाग आपको दिखाया गया है प्लांट्स लीफ का, जहाँ पे उसके जो कंपोनेंट्स है उनको दिया गया है और उनका क्या क्या फंक्शन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को एक बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या है। तो ये है फर्स्ट हमारा लेमिना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। तो जो कि एक ब्रॉड और फ्लैट पार्ट होता है प्लांट्स लीफ का, है ना, जिसमें का जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यह है मिड रिब। मिड रिब क्या होता है, एक मेन सेंट्रल वेन होता है, ये जो है बीच का भाग, इसको हम लोग कहते हैं मिड रिब, है ना। ये जो है एक सेंट्रल पार्ट होता है लीफ का, ठीक है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड्स को। ठीक है, अगला है हमारा वेन। ये जो सेक्शन है ये वेन है हमारा, जो कि मिड रेप से निकला हुआ ब्रांचेज है ना, ये ब्रांचेज की तरफ दिख रहा है जो मिड रेप से बाहर की तरफ निकला है। तो एक ब्रांचेज शेप में होता है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑल्सो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो जो मेन पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का वो क्या है, मिड रेप, और मिड रेप से ब्रांचेज की तरफ वेन निकलते हैं जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब इस मिड रेप में दोनों जो हमारा टिश्यू है, ट्रांसपोर्टेड टिश्यूज है, फ्लोएम एंड जाइलम, इनका बंडल होता है यानी ग्रुप होता है। तो यहाँ दोनों पार्ट दिखाया गया है, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, जहाँ पे देखिए ये है हमारा अपर एपिडर्मिस और ये है हमारा लोअर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या करती है, बेसिकली टिश्यूज को प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक, फिर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का, ये है ना, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है। ठीक, इसके बीच में जो आप जगह देख रहे हैं ये खाली जगह, ये एयर स्पेसेस कहलाता है ना, जो कि बेसिकली एक एम्प्टी स्पॉन्जियस स्पेस होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर जो है इनका एक्सचेंज होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है, ये स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू क्या है कि गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपका दिया गया है, ठीक है, ये क्या है, वैक्सी क्यूटिकल्स है ना, यानी वैक्स के फॉर्म में एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, यानी इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर इस टाइप से वैक्स बना होता है, वैक्स का लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन क्या है कि इस स्पेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है, जो डिफ्यूजन होता है उसका, है ना, यहाँ पे हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वैक्स प्रोटेक्शन क्या करती है, ये
वाटर लॉस को रिड्यूस करती है ना, यानी एक्सेस वाटर को रिड्यूस करने से बचाती है। ठीक, तो इस तरीके का क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे आपको दिखाया गया है प्लांट्स लीफ का, जिसके अंदर के ऑर्गन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं और कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके अंदर हमने देखा है क्लोरोफिल है, जो कि क्या करता है, हीट एनर्जी को, सॉरी, लाइट एनर्जी के अंदर, है ना। तो लाइट एनर्जी क्या है, बेसिकली जो प्लांट्स है इस लाइट एनर्जी को एज ए हीट फॉर्म में यूज करती है, जिसके थ्रू वो केमिकल एनर्जी में उसको ट्रांसफर करती है। तो ये जो हीट है ना, सनलाइट से जो हीट मिलता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने देख लिया, और ऐसे भी आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है, ये किस तरीके से फंक्शंस करते हैं और इनका फंक्शंस किस तरीके से ये यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज स्टेप्स नीडेड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली चलते रहता है, सॉरी, तो ये जो स्टेप्स है ये ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक कंटिन्यूस फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is act upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और प्रिपेयर करते हैं इंटरमीडिएट मीन्स कि एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसके ऊपर दिन में जो है क्लोरोफिल के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है ना, उससे उसके ऊपर ये फिर उसको क्या करती है, उसके ऊपर ये एक्ट करती है। इट मीन्स कि रात में क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम किया और फिर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड को फॉर्म करता है, और फिर कल दिन में, है ना, यानी नेक्स्ट डे दिन में जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट से बाय द क्लोरोफिल, फिर उसके ऊपर वो एक्टिविटी आगे की तरफ प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस करेगा, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, सारे एक्टिविटी एक ही साथ होते रहेगा। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे चल के देखते हैं कि सारे जो कंपोनेंट्स है किस तरीके से रिएक्शंस को प्रोसेस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप, अगर आप केयरफुली माइक्रोस्कोप के अंडर अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स। आप नोटिस करिएगा कि कुछ सेल जो है ये क्या करते हैं, ग्रीन डॉट्स को कंटेन करते हैं। दिस ग्रीन डॉट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इन्हीं ग्रीन डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इट मीन सेल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, जो क्या करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। लेट डू नॉट सॉरी लेट्स अस let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। तो चलिए एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि कैसे जो है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। ये आपका एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, और आपको ऑब्जर्व करना है, सॉरी, तो ये एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, जो भी ऑब्जर्व करते हैं उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है हमारा ओपन एंड क्लोज स्टोमाटल पोर्स का। ठीक है, लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो प्लांट्स पार्ट है, प्लांट्स के लीफ का जो पार्ट है, जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है ओपन एंड क्लोज स्टोमाटल पोर्स, ये किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज को प्रोसेस करता है। वी हैड टॉक अबाउट स्टोमाटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि प्लांट्स के लीव्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी मैसिव अमाउंट में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो इसी स्टोमाटल पोर्स के द्वारा होता है ना, जो कि बेसिकली पर्पसली यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट exchange of gases occurs
across the surface of stem, roots and leaves as well. तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो गैसेस एक्सचेंज है ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ में होता है, ये स्टेम में भी होता है और रूट्स में होता है, ठीक वैसे ही जैसे लीव्स में होता है. सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा, और इसी स्टोमाटा के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पानी भी क्या होता है, लॉस होता है ना, वाटर लॉस करती है थ्रू दिस स्टोमाटा. द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो खाली जगह है ये बंद हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत नहीं होता है, ठीक. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. तो जो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है इस पोर्स का, यही जो फंक्शन करती है किसके थ्रू करती है, गार्ड सेल के थ्रू करती है ना. तो यहाँ दिखाया गया है ये क्या है, हमारा गार्ड सेल है, ठीक. तो इसके थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म होता है जिसे हम स्टोमाटो पोर्स को ओपन या क्लोज करते हैं. द गार्ड सेल swell when water flows into them, causing the stomatal pores to open. Similarly, the pores close if the guard cell shrink. तो ये गार्ड सेल जो है वाटर के हेल्प से क्या करती है, जब इसमें हम वाटर को फ्लो करते हैं तो ये स्टोमाटल पोर्स को ओपन कर देती है. सिमिलरली जब हम पोर्स को क्लोज करना है तो गार्ड सेल क्या करती है, श्रिंक करती है, यानी अपने अंदर से वाटर को रिलीज करती है, ठीक है. तो वाटर की हेल्प से ये श्रिंक करती है या फिर फ्लो करती है, सॉरी ओपन होता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर आपका एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को भी आप परफॉर्म करिए और उसका ऑब्जर्वेशन जो है अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं कि इस एक्टिविटी को करने के लिए जो भी एसेंशियल आइटम्स है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको सराउंडिंग्स में प्लांट्स पार्ट आसानी से मिल जाएंगे और उनके थ्रू जो है आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. तो बेसिकली ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुद से करके देखें, ठीक है. Based on two activity performed above, can we design an experiment so demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. तो ऊपर दिए गए दोनों एक्टिविटी को जब आप परफॉर्म करिएगा, है ना, इसके थ्रू आप देखिएगा इस डेमोन्स्ट्रेशन से कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कितना एसेंशियल है. सो फार वी टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, है ना. तो हमने देखा कि जो ऑटोट्रॉप्स है कैसे अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, लेकिन इनको और भी रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है ताकि ये अपने बॉडी को बिल्ड कर सके. वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. यानी वाटर के अलावा और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सभी जो है सॉइल से लिया जाता है. नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड. तो बेसिकली नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है जिसका यूज करके प्लांट्स क्या करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, बनाती है, और भी कई सारे कंपाउंड्स को भी बनाती है. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स. तो जो कि प्लांट जो है इसको दूसरे फॉर्म में कंज्यूम करती है, जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म कहलाता है ना, जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट. और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ये जो किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंज्यूम करती है और प्रिपेयर करती है ना, बैक्टीरिया के द्वारा. कहाँ से, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से. तो आप देखिएगा जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं, है ना, और फिर उसको सॉइल में फिक्स करता है. तो एक प्रोसेस चलता है जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक. तो हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया. नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है. तो इस पार्ट को जो है नेक्स्ट पार्ट को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे किस तरीके से उनका न्यूट्रिशन होता है, यानी नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है. तो आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं. बेसिकली ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 या 3 पार्ट में हम इसको कन्वर्ट करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा. तो अगर ज़्यादा सेशन लंबा करेंगे तो आपके लिए भी थोड़ा टायरिंग होगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको 2 या 3 या फिर मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना इसको डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे, है ना. तो इसको एक पार्ट में बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया है कि इसको
2 3 या 4 पार्ट में हम करके इसको पार्ट बाय पार्ट आसानी से पढ़ेंगे, ताकि आपका जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बिल्ड हो पाए। ठीक है, तो अगर क्लास आपको वैल्यूएबल लगा है या आपको हेल्प मिला है, तो इस सेशन को जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक, तो तब तक के लिए जो है हम आपसे विदा लेते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर वंडरफुल साइंस जर्नी। आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, कीप ग्रोइंग।